स्थिर अस्थिर, यह पुस्तक प्राप्त हुई है रमेश कुमार संतोष जी के द्वारा, जो अमृतसर में रहते हैं। यह पुस्तक राजमंगल प्रकाशन से छपी हुई है। यह लघु उपन्यास एवं कहानियों का संग्रह है। स्थिर अस्थिर यथार्थवादी रचना है। दरअसल रमेश कुमार संतोष जी भी यथार्थवादी लेखक हैं। इनकी रचनाओं में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी उभर कर सामने आता है। इनकी रचनाओं में शहरों और कस्बों के जीवनानुभव और दर्शन को बहुत ही बारीकी से उकेरा गया है। रमेश कुमार संतोष जी का यथार्थवादी लेखन पाठक को बहुत देर तक सोचने को मजबूर करता है। रमेश कुमार संतोष जी का यथार्थवादी लेखन प्रेमचंद, जनेंद्र कुमार, फणीश्वरनाथ, रेणु, अमरकांत और मार्कंडे की परंपरा को आगे बढ़ाता है। यह मानव मन के सूक्ष्म चितेरे हैं। इनकी कहानियाँ पाठकों को खुद से बांध लेती हैं। मैं इस पुस्तक की एक कहानी का वाचन करने जा रहा हूँ, जो यथार्थवादी लेखन का नायाब नमूना है। इस कहानी में उन्होंने गरीबी को मुख्य विषय बनाया है, जिसे अमर वेल की संज्ञा दी है। दरअसल गरीबी आज से नहीं, इंदिरा गांधी के ज़माने से ही मिटाई जा रही है, जो आज तक नहीं मिटी है। तो कहीं ना कहीं यह कहानी आज भी प्रासंगिक है और बहुत ही जोरदार तरीके से प्रासंगिक है। और इस कहानी का थीम या विषय वस्तु भी इंदिरा गांधी के समय को ही बनाया गया है। और तब की कहानी जो है आज भी कितना प्रासंगिक है, उसे इस कहानी के द्वारा देखा जा सकता है। तो मैं यह कहानी का वाचन करने जा रहा हूँ, इसे आप भी सुनिए। कहानी का नाम है अमर वेल। गीता भी उसी मिल में गलीचा बुनने का काम करती है, जहाँ उसका पति फिनिशिंग डिपार्टमेंट में काम करता है। बड़ी लड़की जवान हो गई है, इसलिए उसे काम से हटवा दिया गया। पहले वह भी रुई छाटने का काम करती थी। छोटे दो लड़के क्रमशः 9 और 11 वर्ष के माँ के साथ ही गलीचा बुनना सीखते हैं। इन सबको मेहनत करने के पश्चात भी भरपेट रोटी नहीं मिलती, कोई अच्छा सा कमरा रहने के लिए नहीं मिलता। अब वह एक छोटे से कमरे में रह रहे हैं, जिसमें मुश्किल से 3 चारपाइयाँ आती हैं। उसी का किराया 30 रुपये देते हैं। इससे अच्छे मकान में रहना उनके बस की बात नहीं। मजबूरीवश समय गुजार रहे हैं। सुबह शाम को वही रसोई घर, दोपहर को बैठक और रात को स्लीपिंग रूम बन जाता है। बढ़ रही महंगाई से वे भी घबराए हुए हैं। गीता का कहना है कि जो भी कदम उठाओ सोच समझकर उठाओ। पति अलग परेशान रहता है। लड़की उनकी जवान होती जा रही है और उनके दिल का बोझ भी जवान होता जा रहा है। सोने का भाव 500 रुपये से भी अधिक है। मिट्टी का तेल गायब, घी गायब, आटा 2 रुपये को पहुंचने को हो रहा है। सब कुछ ही जैसे गायब है। उस दिन रविवार था, मिल बंद थी, सभी घर में थे। दोनों छोटे लड़के फर्श पर ही सो गए थे। लड़की पड़ोस में सहेली के घर गई हुई थी। पत्नी कहती है, क्या होता जा रहा है, चीज़ों को तो आग ही लगती जा रही है। सब इंदिरा जी का कसूर है। क्यों भला चोर, डाकू और स्मगलर तो बाकी हैं, इनका नाम क्यों बदनाम करते हो? वह जो भी चाहें कर सकती हैं, स्वाह कर सकती हैं। जरा सी भी शक्ति करती हैं तो लोग चीख उठते हैं। मैं तो बिल्कुल उन्हें निर्दोष समझती हूँ। तो गवर्नमेंट चोर है, पति ने कहा। आदमी चोर है, पत्नी कहकर खामोश हो जाती है। और कुछ समय तक पति को कोई बात नहीं सूझती, तो बात को शुरू करने के लिए कहता है कि चाय बनाई जाए। परंतु स्टोव में तेल खत्म हो जाने के कारण चाय की हड़ताल हो गई है। ओह, कैसा समय आ गया है, पैसा देकर भी चीज़ नहीं मिलती। समाजवाद आ रहा है, गरीबी हट रही है। जब समाजवाद आ जाएगा तो गरीबी हट जाएगी, फिर सब एक समान हो जाएंगे। हर एक इंसान बराबर होगा, कोई भूखा नहीं सोया करेगा। ऐसा भी भला कभी होगा? यह सब कुछ झूठ है, बकवास है। भला गरीबी भी खत्म हो सकती है? यह वैसी की वैसी ही रहेगी। तुम भाषण देने लगती हो। पति खांसता है और खांसते खांसते कहता है,
क्या अखबार झूठ लिखती है? यह सब नेता झूठ कहते हैं। क्या इंदिरा जी भी झूठ कहती हैं? यह नहीं जानती वह झूठ कहती हैं या सच। इतना जानती हूँ कि इस प्रश्न को कोई भी नहीं समझ सकता। इस प्रश्न का किसी के पास कोई जवाब नहीं। जब भी यह प्रश्न उठता है, इसके साथ कई सौ प्रश्न और बन जाते हैं और वह उन्हीं प्रश्नों में उलझ कर रह जाता है। तुम्हारी फिलॉसफी तुम ही को मुबारक। तुम तो पागल हो, अनपढ़, गंवार। वह सब सच कहते हैं, गरीबी अवश्य हटेगी, समाजवाद आएगा। मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है। जाओ तुम चाय बनाओ। परंतु कहाँ बनाऊं? गोबर के उपलों पर बना लो। यह तो नहीं कि तेल नहीं मिलता तो हमने खाना पीना छोड़ देना है। पत्नी उठकर कमरे के बाहर चली जाती है। फूंके मार मार कर उसकी सांसें फूलने लगती हैं। तेज धूप के कारण पसीने से उसका चेहरा भीग गया है, आंखें लाल हो गई हैं। परंतु आग है जो जलने का नाम नहीं ले रही। पत्नी को देखकर पति की आंखें भर जाती हैं। दिल ही दिल गवर्नमेंट को गाली निकालता है। सारी गवर्नमेंट, मिट्टी का तेल गायब, घी गायब, हर वस्तु गायब है। एक ज़माना था जब सब चीज़ें असली मिलती थी, तब आदमी भी असली मिलते थे। और अब नकली चीज़ें भी नहीं मिलती, नकली आदमी भी नहीं मिलते। छुरी भी चला जाते हैं, फिर भी कहते हैं मैं प्यार कर रहा हूँ। फिर भी गीता, मुझे लगता है यह सब कुछ होगा। कब होगा यह नहीं जानता, परंतु यह सब होगा। गरीबी खत्म हो जाएगी, सब अमीर हो जाएंगे। तुम भूलते हो गरीबी नहीं हट सकती। अगर गरीबी हटानी है तो इसके लिए सस्ता सा उपाय यही है कि सारे गरीब खत्म हो जाएं। मगर गरीब तो अमर बेल की तरह हैं, जितना तोड़ोगे यह उतना पैदा होगा। एक की जगह फिर एक नया गरीब पैदा होगा जो इसी विषय पर सोचेगा जिस पर हम सोच रहे हैं। गरीबी वैसी की वैसी ही रहेगी। कितनी बातें सोच जाता है वह, और फिर पसीने से भीगी हुई गीता को आवाज़ देता है, रहने दे गीता, अब तो जल गई है आग। गीता, गर्मी बहुत है, शाम को पियेंगे। सुबह सरजू कह रहा था शाम को तेल मिलना है। शाम को आएगा, पर न मिला तो नहीं गीता, आज तेल लेकर ही रहूँगा। कल भी तो आपने यही कहा था ना। तेल के चक्कर में अपनी दिहाड़ी, एक दिन की आमदन बर्बाद कर ली। क्या करता? खैर आज छुट्टी है, मैं अभी चला जाता हूँ और लाइन के आगे लग जाता हूँ। आज तो भीड़ भी कम होगी, आधे से अधिक लोगों ने तो कल ले लिया था। जाओ फिर, देर न करो। पैसे तो तुम्हारे पास होंगे ही। पैसे? मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? कल 2 रुपए की सब्जी आ गई थी, 60 पैसे का सुबह दूध, 25 पैसे की चीनी और 10 पैसे की चाय की पत्ती लाया था। मेरे पास तो 5 पैसे होंगे। गीता पति का चेहरा ताकती रह गई। उसे उम्मीद थी कि पति के पास पैसे होंगे। ला न गीता पैसे, मैं तेल लेकर आता हूँ। मेरे पास कहाँ? मेरे पास पैसे कहाँ हैं? पैसे नहीं है तुम्हारे पास भी? नहीं। ओह, अभी तो 4 दिन है पैसे मिलने में। चलो छोड़ो। कैसे बनाओगी खाना वगैरह? गोबर के उपलों पर, गीता मुस्कुरा कर कहती है। पति कुछ समय उसकी मुस्कुराहट को देखता रहता है और फिर अपना मैला कुर्ता पहनकर कमरे से बाहर निकल जाता है। उसके मन में अनेकों प्रश्न हैं, पर वह प्रश्न क्या है उसे खुद भी पता नहीं चलता। वह सड़क पर आ जाता है। सड़क पर जुलूस गुजर रहा है, लाल झंडे हवा में फहरा रहे हैं और साथ में उनकी आवाज़ें भी वातावरण में गूंज रही हैं। हमें क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान दो, नहीं तो गद्दी छोड़ दो। हमें क्या चाहिए? इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, झुकाकर रहेंगे। उसके कानों में ऐसी कितनी आवाज़ें आती हैं। भीड़ आगे निकल जाती है। वह सोचता है, क्या यह सब ठीक है? क्या यह सब करने से चीज़ें मिलने लगेंगी? गरीब बच जाएंगे? महंगाई हट जाएगी? नहीं। खुद ही उसका मन उत्तर देता है, नहीं रुकेगी महंगाई। सब चोर हैं, छोटे से लेकर बड़े तक सब बेईमान हैं। बड़े बड़े चोर और छोटे छोटे डाकू। उसे याद आया, उस दिन वह चीनी लेने के लिए गया था। उसके पास आधा किलो के पैसे थे। उसने डिपो के मालिक से कहा था, आधा किलो दे दो, बाकी फिर ले लूँगा। चीनी उसे मिल गई थी, पैसे भी उसने ले लिए थे।
और प्यार से मुस्कुरा कर कहा था कोई बात नहीं, और 4 किलो पर साइन करवा लिए थे। साला बाकी की ब्लैक करेगा। सब चोर हैं, डाकू हैं। यह महंगाई और गरीबी तब तक समाप्त नहीं हो सकती जब तक हर एक मन साफ न हो। जब हर आदमी दूसरे के लिए जिएगा, इंसाफ और इंसानियत को अपनाएगा, जब सब अपने असली चेहरे को उखाड़ कर फेंक देंगे, तब कोई गरीब न रहेगा और न ही यह महंगाई होगी। तब हर एक को भरपेट खाने को मिलेगा। उसके हृदय में ऐसे कई प्रश्न उठते थे, उत्तर भी देते थे। उसकी छाती का दर्द कुछ बढ़ गया और वह अधिक देर तक सड़क पर खड़ा न रह सका, वापिस घर आ गया। घर में गीता बैठी सिसक रही थी। क्या बात है गीता? कुछ नहीं। तुम रो क्यों रही हो? नहीं तो। पति फिर खामोश हो जाता है और चुपचाप दीवार का सहारा लेकर फर्श पर बैठ जाता है। दूसरे दिन दोनों काम पर गए थे। गीता का मन सुबह से काम में नहीं लग रहा था। बार बार उसे घर की बातें याद आ रही थी। जवान बेटी, फिर उसकी तस्वीर आंसुओं में डूबकर फट गई और गलीचा बुनते बुनते उसे डिजाइन गलत हो गया था। तभी किसी औरत ने आकर कहा था, उसे साथ लगा है। किसे? गीता का दिल धड़कने लगा। तुम्हारे आदमी को, वह बेहोश पड़ा है। नहीं। चीख कर वह खामोश हो गई और उस औरत के चेहरे को ताकती रह गई। फिर एकाएक चीखी, ऐसा नहीं हो सकता। वह भागकर वहाँ पहुँची। उसका पति अचेत पड़ा था। वह धाड़ मारकर रोने लगी। कई औरतों ने उसे संभाला और समझाया। तभी एम्बुलेंस कार आ गई, परंतु हाय री किस्मत, ज्यों ही उसके शरीर को स्ट्रेचर में रखा गया, वह मर गया। स्ट्रेचर के नीचे आ गया। वह चीख चीख कर बिलख रही थी। पास ही उसके दोनों बेटे आकर खड़े हो गए। तभी गीता को अपनी जवान बेटी याद आ गई और वह अपने पति के वक्ष पर गिरकर बेहोश हो गई। समाप्त।